So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Blade Learner K12. In this video basically जो Rebels and the Raj चैप्टर है आपका जो 11th चैप्टर है उसको शॉर्ट में रिवाइज करेंगे विद इन 30 मिनट ये हमारा जो वीडियो खत्म होगा। अगर आपको इस चैप्टर के वही शॉर्ट को देखना है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। बाकी इससे पहले जो दो चैप्टर्स हमारे गुजरे हैं उनके अगर आपको क्विक रिवीजन की वीडियो देखने हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। बहरहाल इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को अवेल करने के लिए आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो कि पैटर्न रहता है। किंग्स क्रॉनिकल्स में भी हमने आपसे क्विज अटेम्प्ट करवाया था, उसके बाद भी क्विज अटेम्प्ट करवाया। बेसिकली हमारा मकसद ये कि आपको पता चले कि जो चीज़ है ये वैल्यूबल है, हमें बनाने में मेहनत लगती है, तो आपको भी रियलाइज करना चाहिए कि आपने भी कुछ अर्न किया है तभी आपको ये शॉर्ट नोट मिला है। सो अगर आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं, आप चाहे सारे सही जवाब दो या नहीं दो, हम आपको आपके अटेम्प्ट के आधार पर ही ये जो शॉर्ट नोट है ईमेल के जरिए भेजते हैं। नंबर हम लोग इसलिए मंगवाते हैं क्योंकि कभी कभी यह क्या होता है कि ईमेल नहीं जा पाता है, लेकिन जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके शॉर्ट नोट्स नंबर पे मिल रहे हैं तो नंबर पे बहुत सारे बच्चों के लिंक नहीं हम लोग भेज पाते, बिकॉज लिंक में एसएमएस के जरिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए ईमेल पे हम लोग सबको भेजते हैं। तो जिनको भी नोट्स अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं प्लीज़ चेक द ईमेल। अगर आपको ईमेल में नहीं मिल रहा तो स्पैम फोल्डर होता है, वहाँ पे देखो हमने सारे के सारे नोट्स जो हैं अगर आपने क्विज अटेम्प्ट करा तो वहाँ पे भेज दिए हैं। नाउ वी विल स्टार्टिंग द चैप्टर विद कॉन्टेंट्स की भाई किन किन चीज़ों को रिवाइज करना है। मैं कोशिश इस तरीके से करूंगा कि है तो ये क्विक रिवीजन वीडियो बट आपको पूरा का पूरा चैप्टर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ जाए। शुरुआत करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 से कि क्रांति आखिर थी क्या, कैसे शुरू होती है, कौन इसका नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे, क्या रोल रहा था अफवाहों का, प्रोफेसीज का, भविष्यवाणियों का, उसको समझेंगे। देन वी विल सी रीजन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्या क्या कारण थे। अब कारण में हम लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो कारण है ये सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी का कारण था, दैट वाज बेसिकली द रीजन बिहाइंड म्यूटिनी। ये बगावत का कारण हो सकता है, बट इतना बड़ा जो विद्रोह था जिसमें आर्टिसंस पार्टिसिपेट कर रहा है, जमींदार पार्टिसिपेट कर रहा है, तालुकदार पार्टिसिपेट कर रहा है, सिपॉइज पार्टिसिपेट कर रहा है, पीजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहा है, ये केवल उनको सुअर और गाय की चर्बी से क्या मतलब है, उनका तो अलग मकसद रहा होगा। तो व्हाट वेयर द रीजन, इकोनॉमिक रीजन क्या था, सोशल रीजन क्या था, हमारा रिलीजियस रीजन क्या था, मिलिट्री रीजन क्या था, इस सबको देखने की कोशिश करेंगे। देन वी विल सी रिवोल्ट इन अवध। अवध में जो इतना इंटेंसिटी से ये रिवोल्ट आगे बढ़ा, इसके पीछे क्या कारण थे, समरी सेटलमेंट का क्या रोल था, कैसे अवध को एनेक्स किया जाता है, सब्सिडियरी अलायंस के क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारी चीजें आप देखेंगे। देन वी विल सी विजन ऑफ रेबल्स। अगर साधारण शब्दों में बताऊं तो रेबल्स आखिर चाहते क्या थे, व्हाट वेयर देयर डिमांड्स, उसको देखेंगे। देन ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को क्रश कैसे किया, हाउ डिड दे क्रश द रिवोल्ट, रिप्रेशन ऑफ रिवोल्ट बेसिकली देखने वाले हैं। लास्ट में देखेंगे जब ये रिवोल्ट क्रश कर दिया गया 1858 के एंड तक आते आते, तब ये जो पोर्ट्रेयल है, मतलब ब्रिटिशर्स कैसे इसको पोर्ट्रे करते हैं अपने अखबारों में, अपने पेंटिंग्स में, अपने किताबों में, और हम लोग जो नेशनलिस्ट हैं वो कैसे पोर्ट्रे करते हैं। यहाँ पे मैंने याद रखिएगा नेशनलिस्ट नाम लिया है, इंडियन नाम नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे इंडियन उस टाइम में भी ब्रिटिशर्स व्यू को प्रीच कर रहे थे, उसको प्रोपागेट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने नेशनलिस्ट लिया, ऐसे लोग जो राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रचार कर रहे थे, राष्ट्रवाद की चीज़ों में भी डिबेट नहीं करते हैं। चैप्टर आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि भाई ये जो रिवोल्ट है वो हुआ कैसे, हाउ द रिवोल्ट कैरिड आउट, पैटर्न ऑफ रेबेलियन देखेंगे, कैसे एक म्यूटनी से चीज़ें शुरू हुई एंड फिर आगे बढ़ते हुए ये एक रिवोल्ट बन जाता है, ये एक रेबेलियन में तब्दील हो रहा था। म्यूटनी और रेबेलियन में क्या फ़र्क है, पहले उसको जान लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। म्यूटनी मतलब किसी इंस्टीट्यूशन, लाइक सपोज आर्मी के लोग, म्यूटनी वर्ड जो है आर्मी में ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो अगर किसी ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे, डिफेंस ऑफ एन ऑर्डर, दैट इज म्यूटनी। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कि हमें ये जूते नहीं पहनने, हमें बंदूक यूज नहीं करनी है, दैट इज म्यूटनी, बगावत है वो। रेबेलियन होता है जब अलग अलग तबके के लोग आके किसी एक बड़े काउज के लिए, और ये जो बड़ा काउज है ये कोई ऑर्डर का डिफेंस नहीं हो सकता, ये होता है बड़े बड़े सत्ता को उखाड़ फेंकने की चीज़, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, 18 शताब्दी की क्रांति हो गई, इनमें बहुत अलग अलग क्लासेस के लोग, अलग अलग सेक्शंस के लोग एक बहुत बड़े काउज के लिए फाइट कर रहा था, दैट इज रिवोल्ट, दैट इज रेबेलियन। ये दोनों एक है, लेकिन म्यूटनी जो है वो डिफरेंट है। शुरुआत हुई थी भले ही म्यूटनी से, म्यूटनी के थ्रू कि ये बगावत में, एंड धीरे धीरे ये तब्दील हो गया एक विद्रोह में। उसके बाद ये जो विद्रोह में तब्दील होता है तो कौन कौन नेतृत्व करता है वो जानेंगे, कैसे विद्रोह की चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, हाउ द थिंग्स वेर कम्युनिकेटेड, एंड लास्टली प्रोफेसीज और र्यूमर्स का क्या रोल था उसको समझेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँ सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि एग्जाम में आप जिन चीज़ों को लिखो तो आपको पता चले कि भाई ये वीडियो को देखा था हमने, फिर वहाँ से ये चीज़ें याद है मेरे दिमाग में। एक मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगा, जो लोग इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि मैं किसी वीडियो को देख के अगर किताब नहीं पढ़ूंगा तो काम चलेगा, किताब आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन, आपको किताब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि किताब पढ़े बिना आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख सकते। हम आपको वीडियो में सिखा सकते हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या है, आंसर्स के लिए वर्ड्स चाहिए होते हैं, और वो वर्ड्स जब तक आप चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में नहीं आने वाले। सो मेक श्योर कि आप चैप्टर की एक या दो बार रीडिंग मार्क ही जाओ।
पैटर्न ऑफ रेबेलियन बेसिकली इट स्टार्टेड एज अ म्यूटनी ऑन 10th मई, और मैंने इस भी नहीं लिखी है, बेसिकली 1857 की क्रांति है तो 1857 में ही शुरू हुई। फिर उसके बाद ये बगावत जो है मेरठ से शुरू होती है। बेसिकली रीजन यही था कि लोगों ने मना कर दिया कि जो बुलेट्स हैं ये हमें कहा गया कि काऊ और सुअर की चर्बियों के बने हुए तो हम इसको खोलेंगे नहीं। तो बगावत के जरिए धीरे धीरे ये जो बगावत है और फैलती है और लोगों ने व्हाइट पीपल गोरों को अटैक करना शुरू करा, मिलिट्री ऑफिशियल्स को अटैक करना शुरू करा। ब्रिटॉन मतलब क्या, जो सिविलियन रहते थे ना ब्रिटेन के, ब्रिटिशर्स या जो जितने भी यूरोपियन सिविलियंस थे उनको ब्रिटॉन कहा जाता था, इनको अटैक किया जाता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय करी जाती है, थानों पर अटैक किया गया, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रॉय करी गई, टेलीग्राफ के लाइंस कट कर दिए गए ताकि जो ब्रिटिशर्स की कम्युनिकेशन है वो बाधित हो सके। सो दैट वाज बेसिकली द पैटर्न ऑफ रेबेलियन। फिर 11 मई 1857 को ये लोग पहुंचते हैं दिल्ली, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। और जब बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया तब ये जो म्यूटनी है रेबेलियन में तब्दील हो गई। लोगों ने देखा कि हमारे जो हुक्मरान, हमारे जो बादशाह हैं, उन्होंने इस म्यूटनी को अपनी स्वीकृति दी है, तो चाहे वो किसान हो, चाहे ताल्लुकदार हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे डांसर्स हो, वो सारे इस रिवोल्ट में कूद पड़ते हैं। अपनी अपनी सबकी मंशा जरूर थी, बट बहादुर शाह जफर की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी, मुगल अंपायर के शासकों की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी कि उनको लगता था कि भाई इसने, इस आदमी ने अगर हाथ उठाए हैं इस चीज के लिए तो कुछ अच्छा कारण ही रहा होगा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स ये जो चीज़ है रेबेलियन में तब्दील होती जाती है। नाउ वी विल सी कि चीज़ें कैसे कम्युनिकेट करी गई। जो इतना बड़ा रिवोल्ट था उसमें हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। जैसी चीज़ें अवध में हो रही थी वैसी चीज़ें बैरकपुर छावनी में हो रही थी, और एक छावनी से दूसरी छावनी में लोगों को लेटर्स पहुंचाए जा रहे थे, चीज़ें इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी। तो वो कैसे होता था, क्योंकि लेटर्स वगैरह से तो ऑफिशियली हम लोग नहीं पहुंचा सकते, ये सारी चीज़ें सीक्रेट होने वाली है। तो जासूसों का सहारा लिया जाता था, वाया स्पाइस, जासूसी के जरिए चीज़ें जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाई जाती थी। और जो मेजर डिसीजंस लिए जाते थे वो पंचायत के जरिए लिए जाते थे। जिक्र है किताब में, एक अंग्रेज राइटर ने किताब लिखा है, उन्होंने कहा कि कानपुर में बड़े बड़े पंचायत रातों में लगाए जाते थे जिनमें अलग अलग मुद्दों के ऊपर फैसले होते थे। डिसीजंस को लेकर एक मुझे ये भी जिक्र आता है कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको अवध की मिलिट्री पुलिस ने गिरफ्तार करके रखा हुआ था। और फिर एक 41st कैवेलरी की बटालियन आती है, उन्होंने कहा कि भाई तुमने जो इसे गिरफ्तार करके रखा हुआ तुम हमें दे दो इसे, क्योंकि ये ऑफिशियल है अंग्रेजों का और हमने सारे अंग्रेजों को मार दिया तो अब इसे भी मार देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी है और फिर इसको लेके फैसला होता पंचायत में कि क्या किया जाए इस ऑफिशियल के साथ। तो एक तो था कि स्पेनाज के जरिए, स्पाइस के जरिए यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन जाते थे। आपने एक सोर्स देखा होगा फ्रांसिस हुसैन और बिजनौर के तहसीलदार का। और जो मेजर डिसीजंस थे कि भाई अब हम आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे, तो वो पंचायत और कलेक्टिवली लिए जाते थे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो रेबल्स थे, जो सिपॉइज थे, वो अपना रिवेलियन खुद ही बनाते हैं अपने लिए। ये जो 1857 की क्रांति है, कोई एक खास लीडर नहीं था, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लीडर्स थे और वहाँ पे फैसले जो है कलेक्टिवली लिए जाते थे। नाउ हु वर द लीडर्स, लीडर्स की बात करें तो लीडर्स को एक नेशनल लीडर नहीं था। बहादुर शाह जफर थे तो वो नॉमिनल थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और मिलिट्री शक्ति के नाम पे अब मुगलों के पास कुछ बचा भी नहीं था। फिर भी जो रीजनल लीडर्स हैं उनके नाम आपको याद रखने ज़रूरी है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर हो गए, कानपुर से नाना साहब हो गए, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई, अवध से बेगम हजरत में वाजिद अली शाह की वाइफ, आरा से हमारे कुंवर सिंह हो गए। ये सारे हमारे रॉयल्टी या बड़े बड़े लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्डिनरी लोग भी इस रिवोल्ट को लीड करते हैं, जैसे मौलवी अहमदुल्ला थे जो लखनऊ से लीड करते हैं, अवध से लीड करते हैं, एंड एक हमारे शामल थे जो वेस्टर्न यूपी से लीड करते हैं, जाटू की पूरी सेना बनाते हैं। एंड उनका डिमांड बेसिकली, देखिए सबने अलग अलग तरीकों से इस रिवोल्ट में अलग अलग रीजंस की वजह से पार्टिसिपेट करा। नाना साहब का कारण था कि भाई उनका पेंशन बंद कर दिया, तो रेबल्स आके कहते हैं कि अच्छा आपका पेंशन तो चालू है ही नहीं और हम लोग बरतानिया की हुकूमत के खिलाफ बगावत भी कर रहे हैं, तो आप क्यों ना हमारे यहाँ जुड़ जाते हैं, आपका भी काम हो जाएगा हमारा भी काम हो जाएगा। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई, उनके राज्य को एनेक्स किया गया था डॉक्टर ऑफ लैब्स के जरिए। बेगम हजरत महल, उनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया गया, अवध को एनेक्स कर लिया गया। कुंवर सिंह जमींदारों के लिए लड़ रहा, शामल भी लड़ रहा, हाई टैक्स बढ़ा दिया गया, किसानों के ऊपर टैक्सेस जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, तो इसके लिए शामल वगैरह लड़ रहे थे। नाउ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो उनका रिलीजियस हाउस था, मौलवी थे, मुफ्ती थे, तो वो धर्म बचाने के लिए, दीन बचाने के लिए लड़ रहे थे। र्यूमर्स का क्या क्या रोल था, तो सबसे पहला जो र्यूमर है, बहुत सारे र्यूमर्स फैलते हैं। सबसे पहला र्यूमर था कि भाई ये जो गाय और सुअर की चर्बी है ये कारतूस में लगाई गई है, एंड कहा गया था वो जो राइफल बनाई गई थी उसमें कारतूस मुंह से खोलने पड़ते थे, कार्ट्रिज मुंह से खोलनी पड़ती थी, तो इससे धर्म भ्रष्ट होता था एक तरीके का। यह इसमें कितनी सच्चाई है मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अभी तक टिल डेट, मैं जब जिस दिन को ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये जो र्यूमर्स थे वो सही थे या नहीं थे, बस र्यूमर्स थे, इसीलिए आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फिर एक र्यूमर इसलिए भी फैला, ये भी फैला कि ये जो ब्रिटेन के लोग हैं, जो ब्रिटिशर्स है, वो बेसिकली हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने आटो में गाय और सुअर की हड्डियां मिला दी, क्योंकि सुअर का जो मीट है वो इस्लाम में हराम है और गाय का मीट हिंदुज़म में मनाही है खाने को। तो ये जो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या है ना, ये पारा इस तरीके से बढ़ चुका था 19वीं सेंचुरी में, एक एक कारण से सारे लोगों में रोष फैल रहा था, अलग अलग कारण थे, हम देखेंगे अभी किसी का अलग काउज है, किसी का अलग काउज है, तो उनको बस एक बहाना मिल गया धर्म के नाम पे
कि भाई अब ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो सारे लोग एक एक के बाद एक कूद गए कि जो ब्रिटिशर्स है ये हमारा धर्म भ्रष्ट करके मानेंगे, और ये जो लड़ाई है एक धर्म युद्ध है, जिहाद है एक। कारण बहुत सारे थे, कोई ये तो एक इंस्टेंट कारण था ना, दैट इज बेसिकली इंस्टेंट कारण। आप एक मैच देखते हो और उस मैच में अगर हमें लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए जीत के लिए, तो आप थोड़ी ना कहते हो कि जिस बैट्समैन ने वो 6 रन बनाए हैं उसने जीता है। उससे पहले हो सकता है किसी बैट्समैन ने 120 रन बनाए हो बट वो फिनिश ना कर पाया हो, तो उसको भी तो कंसिडरेशन में लेना पड़ता। हो सकता है पिछली इनिंग में जिस टीम ने मैच जीता है उसके बॉलर ने 5 विकेट लिए हो, तो उन लोगों का भी तो कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो रीजंस थे वो बहुत सारे थे, बट ये जो बात है ना लास्ट बॉल पे छक्का मारने की बात, तो ये हमारा इन सारे र्यूमर्स ने कर दिया। एक प्रोफेसीज फैली, एक भविष्यवाणी ऐसी फैली थी कि ये जो बरतानिया की हुकूमत है ये जिस दिन काबिज हुई है बंगाल में 1757 के 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी के बाद, उसके ठीक 100 साल बाद ये खत्म हो जाएगी, यानी कि 23 जून को 1857 में ये खत्म हो जाएगी। तो जितने भी डबल्स उनको ऐसा लड़ा था कि हमें बस केवल 1 से 1.5 महीना और केवल लड़ाई लड़नी है, और इसके बाद ये जो हुकूमत है अगर हम लोग बढ़िया से लड़ाई लड़ते हैं तो ये खत्म हो जाएगी अपने आप। दैट वॉज बेसिकली द रोल ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। लोग इन र्यूमर्स में, लोग इन प्रोफेसीज में क्यों बिलीव करते थे? ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ थे, दिस इज नॉट कि दे वर इडियट सो दैट दे वर बिलीविंग इन द र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। ऐसा था कि ब्रिटिशर्स ने इतने सारे अलग अलग काम किए जो कि पीछे किसी ने नहीं करा था। इंडिया में फॉरेनर्स आते हैं ब्रिटिशर्स से पहले भी और उन्होंने रूल भी करा है। दिल्ली सल्तनत के लोग कहाँ से आए थे, मुगल्स कहाँ से आए थे, बट ब्रिटिशर्स ने यहाँ की बुनियादी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ शुरू की। यहाँ के सोशल जो सर्कमस्टांसेस थे उनमें छेड़छाड़ करना शुरू करा, जैसे रिफॉर्म्स हो गए, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में छेड़छाड़ शुरू की। तो इससे लोगों को एक डर का माहौल पैदा हुआ कि ये कहीं हमें खाने तो नहीं आए हैं, ये हमारी चीज़ों को छीनने तो नहीं आए। हम पे हुक्म तो पहले मुगलों ने भी किया, दिल्ली सल्तनत के भी लोगों ने करा, बट उन्होंने कभी भी हमारे सोशल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा था, इन्होंने करना शुरू किया है। सो ऑल ओवर द इंडिया एक डर का माहौल था, हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी, ठीक है, क्योंकि धर्म के मामले पे सब डर जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो डर के माहौलों में ज़्यादातर ये फैलती है, जो अफवाहें हैं और जो ये हमारा प्रोफेसी, इन पे लोग विश्वास करना शुरू करते हैं जब वो डरे होते हैं बहुत। इसीलिए आप देखोगे दंगे वगैरह में जितनी अफवाहें फैलती है उतनी ज़्यादा ये दंगा भड़कता रहता है, आपने देखा होगा। नाउ दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, पैटर्न ऑफ रेबेलियन, कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, क्या क्या लीडर्स थे, र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज का क्या रोल था, क्यों र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज में लोग बिलीव कर रहे थे। नाउ वी विल सी रीजंस ऑफ रिवोल्ट। शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक काउज से। सबसे पहला काउज, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि यहाँ का जो पैसा है ब्रिटेन भेजा जा रहा था। अब कैसे भेजा जा रहा था? तो यहाँ से रॉ मटेरियल जाते थे ब्रिटेन, और ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड्स जो है वो इंडिया आता था। और फिनिश्ड गुड्स यहाँ पे लोग क्यों खरीदेंगे? क्योंकि इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है देसी सामान खरीदने का, तो वो तो ब्रिटेन के ही सामान खरीदेंगे, और ब्रिटेन के जब सामान खरीदेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। एक कारण ड्रेन ऑफ वेल्थ था, सारा पैसा उधर जा रहा है, और वहां से जो पैसा है वो वापस इंडस्ट्रियल क्लासेस अपने प्रगति में लगाते हैं। इंडिया पे वो खर्च नहीं किया जा रहा है, इंडिया की कमाई बाहर खर्च की जा रही है, बाहर के युद्धों में खर्च की जा रही है, इंडिया में नहीं खर्च की जा रही है। और उसके बाद हाईलैंड रेवेन्यू, जितने भी जमींदार ताल्लुकदार थे, और इवन जब ताल्लुकदारी हटाई जाती है वध में समरी सेटलमेंट लगा के, तो जो पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया वो बहुत ज़्यादा करके लगाया गया था, तो इसको भी लोग नहीं बियर कर पा रहे थे, तो ये भी एक काउज था। ये तो एक बस इंस्टैंटेनियस वजह थी कि भाई ये धर्म युद्ध के तौर पे लोगों ने लिया। पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लोगों को महंगी पड़ रही थी सामान यूरोप की बनाई हुई, लोगों को टैक्सेस चुकाने में दिक्कतें आ रही थी हाईलैंड रेवेन्यू के चलते, तो उन्होंने सोचा कि चलो पार्टिसिपेट करके इस सरकार को हटा ही देते हैं। जो सोशल काउज, सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन, बहुत ज़्यादा हमें वो ऐसा समझते थे कि हम लोग नालियों में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो गोरे हैं तो वो थोड़े से सुपीरियर हुए, हमारी चमड़ी थोड़ी सी डार्क है तो हम लोग इंफीरियर हुए, उनका ऐसा मानना था उस जमाने के। रिफॉर्म्स जो लाया उन्होंने, सोशल रिफॉर्म, खास करके सती प्रथा का उन्मूलन और विडो रिमैरिज। उसमें भी विडो रिमैरिज पे बहुत बवाल हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन तो चले, इसके भी बहुत सारे समर्थक थे, ये खराब प्रथा है, लेकिन विडो रिमैरिज को उस जमाने में उतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो जब ये सारी चीज़ें होती है विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, तो यहाँ पे लगने लगा इंडियन पॉपुलेशन को, खासतौर पे हिंदुओं को, कि ये कहीं हमारे साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा हमारे धर्म के साथ, हमारे सिस्टम के साथ। तो लोगों के माहौल में, दिमाग में डर का माहौल बनता है, और फिर इससे जो है लोग त्वरित होते हैं, त्वरित होना मतलब इंस्टैंटेनियस रिस्पॉन्स लेना शुरू करते हैं। फिर उन्होंने जब एजुकेशन सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ शुरू की, इससे भी बवाल हुआ। पहले हमारे जो एजुकेशन सिस्टम होता था मदरसा और गुरुकुल पे बेस्ड होता था, इन्होंने कहा कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, और सारा का सारा जो सिस्टम है वो बदल के रख दिया। तो इससे भी लोगों को लगा कि कहीं ये हमारी बुनियादी चीज़ें बदल के हमें अपने जैसा ना बना दे, जैसा कि इन्होंने सब जगह पे किया है। आपने वियतनाम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्रांसीसियों ने किस तरीके से वहाँ पे लोगों को अपने तरीके की बनाने की कोशिश की। द रिलीजियस काउजेस, उन्होंने लिखा था कि भाई क्रिश्चियनिटी का प्रोपगेशन हो रहा है एंड फोर्स्ड कन्वर्जन होता है। आप सौहार्द से जाओ, आप अगर वॉलंटरली पार्टिसिपेट करो क्रिश्चियनिटी में, वॉलंटरली अडॉप्ट करो तो वो एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन के
भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे, तो इनसे लोगों को लगा कि ये हमारा, एंड ये हिंदुओं के साथ भी हो रहा था, मुसलमानों के साथ भी हो रहा था। तो ये भी एक डर का माहौल बनाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि क्यों भारी मात्रा में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सबसे लास्ट है मिलिट्री काउस। इसमें पहला अनरेस्ट सिपॉइज। सिपॉइज मतलब ऐसे लोग, ऐसे इंडियंस जो बरतानिया की सेना में काम करते थे। बरतानिया मतलब ब्रिटेन फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस। उस फोर्सेस में जितने भी भारत के सोल्जर्स काम करते थे उनको सिपॉइज कहा जाता था। ये सिपॉइज जो है 1820 के बाद इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। अब जब डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ तो इनको वेजेस बहुत कम दिए जाने लगे। इनके साथ जो इनके सीनियर्स है ऑफिशियल लेवल पे तो सारे के सारे ब्रिटिशर्स होते थे, कोई भी इंटर नहीं होता था। इन्होंने बहुत खराब बर्ताव करना शुरू करा, तो इन्हें ऐसा लगा कि ये कहीं हमें इन्फीरियर तो नहीं माना, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। फिर कार्ट्रिज का तो मसला था ही था कि सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है। और एक बहुत बड़ा रीजन था, ये म्यूटनी इतनी सफल नहीं हुई होती अगर भारतीय सिपॉइज की संख्या ब्रिटिश सेना में इतनी नहीं होती। तो ब्रिटिश सेना में ब्रिटेन के लोगों से ज़्यादा भारत के ही लोग काम कर रहे थे। ये कारण इसलिए भी था क्योंकि कितने ज़्यादा हम रीइंफोर्समेंट मंगाते रहेंगे ब्रिटेन से। हमारे पास आबादी भी नहीं है। हमारे पास ब्रिटेन में जितनी आबादी है उतना तो हमारा भाई 2-4 शहर मिला के बन जाता है इंडिया का। तो हमें अगर यहाँ पे रूल करना है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो ये ज़रूरी है कि हमें यहाँ के लोगों को ही रिक्रूट करना पड़े अपनी आर्मी में, अपनी पुलिस में। और भारी मात्रा में यहाँ के लोग रिक्रूटेड थे, लोकल पुलिस में भी और आर्मी में भी, मिलिट्री में भी। तो इन लोगों ने जब बगावत शुरू की तो भाई पूरी की पूरी जो इनका मिलिट्री स्ट्रक्चर था वो ढह गया, क्योंकि वो तो इन्हीं के भरोसे चल रहा था। ऑफिशियल क्या करेंगे जब सोल्जर्स नहीं रहेंगे, तो हम हुक्म किसको देंगे? जब वही बगावत कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? दैट वॉज बेसिकली द रीजन। मिलिट्री रीजन, सोशल रीजन, रिलीजियस रीजन एंड इकोनॉमिक रीजन। अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाने हैं और फिर ऐसे एक एक पॉइंट लिखना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज कि भाई ये जो अवध में रिवोल्ट था वो क्यों इतना इंटेंस था, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद देखेंगे अवध को एनेक्स कैसे किया गया और तालुकदारों और किसानों का क्या मसला था। सब्सिडरी अलायंस एक संधि थी जो अवध के साथ 1801 में की गई। संधि के तहत कुछ कुछ प्रोविजंस होते थे। इन प्रोविजंस के बारे में अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इस संधि का क्या इम्पैक्ट रहा होगा। सबसे पहले इस संधि में क्या करते थे ब्रिटिशर्स, कहते थे कि अगर तुमने हमारे साथ सब्सिडरी अलायंस साइन किया है तो हम तुम्हें बाहरी ताकतों से भी बचाव करेंगे और तुम्हारी अंदरूनी कलह से भी तुम्हें बचा लेंगे। बाहरी ताकत मतलब अगर तुम अवध के रूलर हो, तुम्हारा अठास अगर कहीं अटैक करे तो हम तुम्हें उससे बचा लेंगे। और अगर तुम्हारे अंदर इंटरनल थ्रेट मतलब अंदर में कहीं बगावत होती है, लोगों ने बगावत शुरू की, तो हम तुम्हें उससे भी बचा लेंगे। अब आप बताओ किसी भी राजा को मैं अगर ये कह दूं कि तुम एक्सटर्नल में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनली भी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कभी भी अपने राज्य के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचेगा। अगर मैं किसी बच्चे को कह दूं कि भाई तुम्हें बोर्ड में कोई नंबर का टेंशन नहीं है, तुम्हें जो प्री बोर्ड है उसमें कोई नंबर का टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल्स में सारे के सारे नंबर मैं दिलवा दूंगा, वो कभी पढ़ाई नहीं करने वाला। नो वेयर इन एनी केस वो जो बच्चा है, ये वो जो बच्ची है वो पढ़ाई करने वाली है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इससे क्या हुआ, जितने भी रूलर्स थे इंडिया के, जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन किया, वो इग्नोरेंट होते गए। जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको इग्नोर करते गए। देन ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हमारा जो ट्रूप है वो हमेशा जो है वो वहाँ रहेगा तुम्हारे राज्य में, ताकि तुम्हारी मदद उससे ही हो पाएगी। एंड जब तक हमारी ट्रूप है वहाँ पे तब तक तुम्हें हमारा रेसिडेंट भी रखना पड़ेगा, हमारा एम्बेसडर। और वो रेसिडेंट इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि तुम कोई भी फॉरेन रिलेशन मेरे पूछे बिना, मेरे कंसल्ट के बिना नहीं ले सकते। मतलब सब्सिडी अलायंस अगर आपने साइन किया है तो आप ब्रिटिशर्स के एक पपेट बन गए। आप फॉरेन रिलेशन नहीं मेंटेन कर सकते बरतानिया की हुकूमत के बिना। आप अपनी ट्रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक ब्रिटिश ब्रिटिश ट्रूप है तो आपकी ट्रूप का तो कोई काम है नहीं। एंड आपको एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। और होता भी यही अवध में, जब ये सारी चीज़ें हुई तो नवाबों को लत लगी प्लेजर की, और नवाबों ने गाना बजाना शुरू करा। दिन रात मुजरा होता था, पोइट्री होती थी, खाना पीना होता था। बाहर की ताकतें ब्रिटिशर्स देखेंगी, अंदर से कोई कलह होता है तो ब्रिटिशर्स देखेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, अवध के जो नवाब थे बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट होते गए। ये अलग बात थी कि उनके राज्य में चूंकि अब वो प्लेजर सीकिंग हो गए थे, तो बहुत सारे आर्टिसंस को जॉब मिल रहा था, बहुत सारे म्यूजिशियंस को जॉब मिल रहा था, बहुत सारे पोइट्स को, बहुत सारे जो डांसर्स थे उनको जॉब मिल रहा था। बट राज्य चलाना भी तो एक बात होती है। डलहौजी ने क्या करा कि 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया मिस गवर्नेंस के आधार पे कि यहाँ का जो रूलर है वो यहाँ की प्रजा की बात नहीं मानता है और यहाँ की प्रजा के बेहतरी के बारे में नहीं सोचता, इसीलिए हमने इसे एनेक्स कर लिया है। वैसे एनेक्स करने के ज़्यादा प्रोविजंस नहीं होते थे, जवाब देना पड़ता था ऊपर। तो इन्होंने कहा कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं किया गया है क्योंकि वाजिद अली शाह की औलाद है। बट हमने जो इसे एनेक्स किया है वो किया है मिस गवर्नेंस के बेसिस पे कि यहाँ के जो शासक हैं वो अपनी प्रजा का ज़रा भी ध्यान नहीं रख रहे। और उसके बाद ये जो नवाब थे हमारे वाजिद अली शाह, इनको एग्जाइल में डाल दिया गया, बंगाल भेज दिया गया, अवध से सीधे बंगाल शिफ्ट हो गए वो। अब जब वो बंगाल शिफ्ट हुए, जब वो इनकी कोर्ट जो है दरबार लगनी बंद हुई, तो जितने भी आर्टिस्ट थे, जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी पोइट्स थे, कुक थे, पेंटर्स थे, इन सब का जॉब खत्म।
ये सब अब अनएम्प्लॉयड है, मतलब ये सब अब पेट के लिए लड़ रहा है। सो दैट वाज बेसिकली द डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट एंड कल्चर। ये जो दरबार था वो भी ध्वस्त हो गया, एंड जो कल्चर था अवध का, जो लखनवी अंदाज था, वो भी ध्वस्त हो गया। इससे इन सारे लोगों को भी एक वजह मिलती है, जितने भी पोइट्स थे, जितने भी कुक्स थे, आर्टिस्ट थे, डांसर्स थे, पेंटर्स थे, कि हम भी अब रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करें। तो बेसिकली दैट वाज द रीजन बिहाइंड आर्टिस्ट, ऑफिशियल्स, पोएट्स, डांसर्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ म्यूजिशियंस इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। के सारे लोग क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? नाउ तालुकदार्स और पीजेंट्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि इनकी जो तादाद थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो रीज़न बेसिकली ये है कि तालुकदारों के साथ एक जाती हुई समरी सेटलमेंट के नाम पे 1856 में उनसे कहा गया कि आपने अभी तक बहुत जुल्म किया किसानों पे, तो आपसे आपकी ज़मीनें छीन ली जाती है। आपने अगर कुछ किला होल्ड किया गया तो उस किया होल्ड किया हुआ तो उसको भी हम लोग छीन लेंगे, एंड आप जो ट्रूप्स मेंटेन करते हो, सेना की टुकड़ी मेंटेन करते हो, वो भी हम लोग हटा देंगे। जैसे जमींदारों के साथ उन्होंने बंगाल में किया, वैसे ही तालुकदारों के साथ समरी सेटलमेंट में किया। अब जब इंटरमीडिएट ही नहीं है तो पीजेंट्स को कहा कि तुम लोग डायरेक्ट हमें ही टैक्स पे कर दो, लेकिन टैक्स का जो रेट है बहुत हाई रखा गया। देयर वाज वेरी हाई रेवेन्यू डिमांड फॉर पीजेंट्स। तो पीजेंट्स के लिए वो हाई रेवेन्यू मीट करना मुश्किल था, और तालुकदारों की अपनी जमीनें छीन ली गई थी। तो तालुकदार और पीजेंट्स भारी मात्रा में अवध में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ साथ अवध के बहुत सारे सिपाहीज जो थे, ज्यादातर जो ब्रिटेन की आर्मी में सिपाही थे, वो अवध और पूर्वांचल से हुआ करते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे माँ बाप के साथ जाती हो रही, क्योंकि वो बहुत सारे जो सिपाही से मोस्टली देवर फ्रॉम पीजेंट बैकग्राउंड, तो उन्होंने देखा कि हमारे खेतों को लूटा जा रहा है, हमारे माँ बाप को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हाई टैक्स रेवेन्यू डिमांड को मीट करने में। तो उनके पास एक रीज़न तो पहले से ही था कि भाई ये जो हमें सुअर और गाय की चर्बी है उससे बने हुए कारतूस चबाने पड़ते हैं, और एक रीज़न उन्हें अपने फैमिली सेंटिमेंट से मिल गया। फैमिली सेंटिमेंट मतलब उनके माता पिता सफ़र कर रहे थे अवध में, तो वो भी फिर आके रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। सो कलेक्टिवली तालुकदार, पीजेंट और जो सिपाहीज थे अवध के, उन्होंने जब इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया, तब ये जो रिवोल्ट है बहुत इंटेंस बन गया। और बाकी अलग अलग सेक्शंस के लोग तो थे ही। अवध के कोर्ट के डिसॉल्व होने के बाद आर्टिस्ट आते हैं, डांसर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, पोइट्स आते हैं, एंड वो सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात करते हैं कि रेबल्स आखिर चाहते क्या थे। वैसे तो रेबल्स क्या चाहते थे इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं मालूम है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे रेबल्स जो थे वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं रेबल्स के नज़रिए से वो लिखी नहीं गई हैं। रेबल्स के बारे में जो भी हमें पता चलता है वो बरतानिया के टेक्स्ट से ही पता चलता है, जो ब्रिटिशर्स के सपोर्टिव टेक्स्ट है उनसे पता चलता है। तो उनसे तो रेबल्स के बारे में जितनी भी चीज़ें पता चलेंगी वो तो आप सोच ही ले कितनी एक्यूरेट होगी। फिर भी जितनी भी चीज़ें हमें पता चली हैं उनसे हमने तीन चीज़ों को निकाला यहाँ पे कि भाई वो एक तो कॉल फॉर यूनिटी, वो एकता की बात कर रहे थे। दूसरा वो ऑपरेशन के जितने भी सिम्बल्स थे उनके खिलाफ बगावत की बात कर रहे थे, और तीसरा उन्होंने अल्टरनेटिव पावर भी बिठाना शुरू करा। कॉल फॉर यूनिटी का मतलब क्या है? जितने भी रेबल्स थे वो इस चीज़ को भली बात जानते थे कि अगर बरतानिया की हुकूमत को हमें हटाना है तो हमें हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करना पड़ेगा, जैसे मुगल रूल में हुआ करता था। इसीलिए प्रोक्लेमेशंस डाले गए, ये चीज़ें कही गई कि हिंदू और मुसलमानों को एक जगह आके धर्म युद्ध करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, ना केवल हिंदू और मुसलमानों को बल्कि अलग अलग सेक्ट के लोगों को भी, चाहे वो जमींदार हो, मर्केंट्स हो, व्यापारी हो, हमारे ऑफिशियल्स हो, उन सबको अट्रैक्ट किया गया कि आप आके जुड़े, और सबको एक एक वाहिद रीज़न भी दिया गया। आपने आजमगढ़ का प्रोक्लेमेशन देखा होगा, जमींदारों को कहा जाता है कि आपको आपसे आपकी ज़मीनें छीनी गई, आपको किसी भी नॉर्मल आदमी के कहने पे कचहरी में समन कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ें ज़मींदार को शोभा नहीं देती है। तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये बरतानिया की हुकूमत वापस जाएगी और जो हमारा मुगल रूल है वो वापस से रीइंस्टॉल होगा, तो आपको आपका जो हक है वो दिलाए। मर्केंट्स को कहा गया कि हमें ब्रिटेन की मोनोपोली हटाएंगे। ऑफिशियल्स को कहा गया कि हम आपको दुगनी दुगनी तनख्वाह देंगे। आप रिवोल्ट पे जुड़े जितने भी फ़कीर थे, पंडित थे, उनको कहा गया कि आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ही हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तो आप आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन का एक वो जो सोर्स है वो ज़रूर देखें। वैसे तो सोर्स बेस्ड पे हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो तो लाएंगे ही लाएंगे, जिसमें पूरे चैप्टर का जितना भी सोर्स है, पूरे चैप्टर का नहीं पूरे बुक में जितने भी सोर्सेस हैं उन सबको एक ही वीडियो में निपटा दिया जाए। उसके अलावा रेबल्स ने जितने भी ऑपरेसिव सिम्बल्स थे, ऑपरेसिव सिम्बल्स मतलब ऐसी चीज़ें जो दमनता से जुड़ी हुई थी, दमनता मतलब ऐसी चीज़ थी जो ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी, संघर्ष से जुड़ी हुई थी। जैसे मनी लेंडर्स ब्रिटेन के एलाई माने जाते थे कि ये हमें सूदखोर है, ये ज़्यादा इंटरेस्ट में हमें पैसे देते हैं और हमारा खून चूसते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को तो अटैक किया ही गया, इसके अलावा जो मनी लेंडर्स थे उनको भी अटैक किया गया, उनकी अकाउंट बुक्स को जलाया गया, उनके शॉप्स को लूट लिया गया, क्योंकि उनको सिंबल ऑफ ऑपरेशन के तौर पर देखा जाता था कि ये ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिशर्स की तरह ही हमारा शोषण करते हैं, हमारा दमन करते हैं। ना इसके अलावा जो रेबल्स थे उन्होंने इस चीज़ की भी कोशिश की कि हमने जिन जिन जगहों पे अपना कंट्रोल बनाया वहाँ पे एक अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सके। जैसे दिल्ली में कुछ दिनों तक इनका कंट्रोल था, लखनऊ में बहुत दिनों तक इनका कंट्रोल रहता है, कानपुर में इनका कंट्रोल रहता है, तो वहाँ पे अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी शुरू की। राजा तो हमारे बहादुर जफर ही थे, बट अथॉरिटी स्टैब्लिश करना मतलब जो पूरा का पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके हायरार्की को बिठाना। इसके लिए अपॉइंटमेंट्स वगैरह बनाए गए। अपॉइंटमेंट्स मतलब सरकारी ऑफिशियल्स को नियुक्त करना।
अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। तो ये भी चीज़ें जो है वो रेबल्स ने करनी शुरू की, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो 1-2 साल की लड़ाई है इसके बाद तो बरतानिया की हुकूमत जाएगी ही जाएगी। सो दे स्टार्टेड बेसिकली प्रिपेयरिंग। रिवोल्ट हो ही रहा था, पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, लैंड रेवेन्यू। अच्छा, अब रेबल्स ने लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करना शुरू कर दिया किसानों से, जो इलाके उनके अंदर आते थे। तो क्या, क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू से क्या करेंगे, उस पैसे को वॉर में लगाएंगे। तो एक तरफ वॉर के लिए प्रिपरेशन हो रही थी और दूसरी तरफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था उसको भी तैयार किया जा रहा था, ताकि जब ये वॉर खत्म होगा, बरतानिया के लोगों को हम लोग बाहर निकालेंगे, बरतानिया मतलब ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो वापस से जो चीज़ है वो बहाल की जा सके। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें इनकी धड़ी की धड़ी रह जाती है, बिकॉज 1857 के एंड तक आते आते, आफ्टर सितंबर, आफ्टर अक्टूबर, ये जो बरतानिया की हुकूमत है उन्होंने रीइंफोर्समेंट मंगा ली। एंड अब इन्होंने क्रश करना शुरू करा, रिवोल्ट करो, क्योंकि अचानक से मई जून जुलाई तक तो इनको हवा भी नहीं लग रही थी। जो चीज़ें हो रही थी एक के बाद एक ये क्षेत्र इनके हाथ से निकलते जा रहे थे। अवध में रिवोल्ट इतना इंटेंस था, बंगाल में इतना इंटेंस था, बिहार में इतना इंटेंस था, एक के बाद एक कंट्रोल जो है रेबल्स के हाथों में आ रहा था। बट आफ्टर द सितंबर अक्टूबर ऑफ 1857 ये जो है वापस से सेकेंड इनिंग में कम बैक करेंगे। एंड 3 तरीके से बेसिकली इन्होंने क्रश करना शुरू करा। पहले इन्होंने कुछ कुछ लीगल एक्शंस लिए, फिर मिलिट्री एक्शंस को देखेंगे, फिर डिप्लोमेसी का भी इन्होंने सहारा लिया। लीगल एक्शंस में क्या किया कि मार्शल लॉ पास किया। इस मार्शल लॉ में क्या था कि मिलिट्री ऑफिसर्स और जो ब्रिटोन्स हैं, मतलब जो सिविलियंस हैं, ब्रिटिश सिविलियंस, उनको ये शक्ति दी गई कि आप जिस भी सस्पेक्ट रेबल्स को देखें, रेबल्स को ही नहीं, सस्पेक्ट रेबल्स, आपको लगता है कि ये रेबल है, आपको लगता है कि ये बगावती है, तो आप उसे पनिश कर सकते हैं। तो ये जो ताकत है ये दी गई मिलिट्री ऑफिसर्स को तो दी गई, बाकी सिविलियंस को भी दी गई। मिलिट्री एक्शन में क्या करा, पहले तो रीइंफोर्समेंट मंगा ली ब्रिटेन से, जो सैनिक थे इनके यहाँ कम पड़ रहे थे तो इन्होंने यूरोप से अपने सैनिक मंगवा लिए। फिर अटैक जो है वो दो तरफा किया, एक तरफ लाहौर से सेना आती है और एक तरफ कैलकाटा बंगाल से सेना जाती है। मकसद ये था कि दिल्ली और अवध को हमें कैप्चर करना है, वापस से कंट्रोल जो इनका वापस लेना है। तो 1 बटालियन मार्च टू दिल्ली फ्रॉम लाहौर, अदर मार्च फ्रॉम बंगाल, दोनों तरफ से अटैक करके ये जो रेबल्स है इनको घेर के फिर मारेंगे। डिप्लोमेसी क्या की गई, तो जो लैंड लॉर्ड सपोर्ट कर रहे थे रेबल्स को फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी, उनको कहा गया कि आप सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करना बंद नहीं करोगे तो आपसे आपकी ज़मीनें छीनी जाएंगी, और अगर आपसे आपकी ज़मीनें हमने छीन ली हैं तो आप अगर सपोर्ट करना बंद करोगे, आप हमारे पक्ष में आते हो, तो आपसे आपको आपकी ज़मीनें दी जाएगी, दुगनी तिगनी ज़मीनें आपको दी जाएंगी। सो रिवॉर्डेड द लैंडलॉर्ड्स, लॉयल लैंडलॉर्ड्स जो उनके लॉयल थे उनको रिवॉर्ड दिया ज़मीनों के तौर पे, और जो डिसलॉयल थे उनकी उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली, ठीक है, और जिनसे ऑलरेडी उनकी ज़मीनें छीनी गई थी उनको पनिश किया गया। सो दैट वाज बेसिकली अ डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी। लेकिन बहुत मात्रा में जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज़मींदार से, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अब वो अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे। अब अगर वापस वो जाते तो फिर उनकी इज्जत कुछ नहीं बचती। ये चीज़ें तो हमने देखी है, पहाड़िया चीफ ने भी कैसे, जब बात लॉयल्टी पे आती है, जब बात क्रेडिबिलिटी पे आती है, तो एज ए लीडर ये चीज़ आसान नहीं होती कि आप अपने ज़मीर के साथ सौदा कर लें। तो यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो आसान नहीं थी। तो इन दीज वे, लीगल एक्शंस के थ्रू, मिलिट्री एक्शंस के थ्रू एंड डिप्लोमेसी के थ्रू, ये ब्रिटिशर्स है वो इस रिवोल्ट को क्रश करने में कामयाब हो जाते हैं। नाउ लास्ट में हम दुख देखेंगे कि ये रिवोल्ट पूरा का पूरा हमारा क्रश हो चुका है, और अब वापस से जो बरतानिया की हुकूमत है वो आ चुकी है इंडिया में। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। तो इस रिवोल्ट को कैसे पोर्ट्रे किया गया, कैसे इसे दिखाया गया, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ, तो इसमें हम लोग 2 पर्सपेक्टिव देखेंगे। एक ब्रिटिश पर्सपेक्टिव, ब्रिटिशर्स ने कैसे इसे पोर्ट्रे किया, एंड नेशनलिस्ट लोगों ने, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कैसे इसको पोर्ट्रे किया। मैं यहाँ पे इंडियन व्यू नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के व्यू को ही पोर्ट्रे किया है। तो यहाँ पे मैं नेशनलिस्ट व्यू को बताऊंगा आपको। ब्रिटिशर्स व्यू में यहाँ पे आपके 3 चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। पहला, अटैक ऑन वुमेन, देन सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, एंड देन वेंजियंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके मैं चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले तो बरतानिया के लेखकों ने एंड चीज़ें पोर्ट्रे कैसे करेगी, पेंटिंग्स के द्वारा, अखबारों के द्वारा, किताबों के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा। तो बरतानिया के जो मैगजीन्स थे, चाहे पेंटिंग्स थी, उन्होंने, एंड यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा आपको, ये पोर्ट्रे किया कि ये जो रेबल्स थे ना, वो महिलाओं पे अटैक करते थे, वो बच्चों पे अटैक करते थे। पेंटिंग्स जो है वो पॉपुलराइज की गई, डरी हुई महिलाओं की, डरी हुई बच्चों की एक पेंटिंग है, इन मेमोरियम, आपके किताब में दिया हुआ, और इस पेंटिंग का आप नाम जरूर लिखें। एग्जाम्पल्स लिखने से क्या होता है कि आपके एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इस बच्चे ने चीज़ों को पढ़ा है, किताब के बारे में इसे पता है, और किताब खोल के इसने कभी देखा भी है। अगर आप किताब नहीं पढ़ोगे तो ये इन मेमोरियम हो गया, या और भी जो पेंटिंग्स है वो कभी आपको हवा नहीं लगेगी इसकी। देन सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स थे, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उनको सेवियर मान के सेलिब्रेट करा गया। एक पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम से, कि जब लखनऊ को रिकैप्चर करा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो कैसे उन्होंने दिखाया है कि हम लखनऊ के जो लोग थे वो रिलीफ महसूस करते हैं कि चलो अब हमारा जो रेबल्स से पाला है वो छूटा, क्योंकि उन्होंने तो नाक में दम ही कर दिया था। तो इस तरीके से जो सेवियर्स थे ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल्स और सोल्जर्स, उनको उनका गुणगान करा गया, उनको पॉपुलराइज करा गया, उनको सेलिब्रेट करा गया। तीसरा है वेंजियंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रोष जो है, जो गुस्सा है, उसको पब्लिकली
पॉपुलराइज करा गया। जैसे लंदन के अखबारों में इस चीज़ को दिखा गया कि कैसे पेशावर में जो रेबल्स हैं उनको फांसी पर लटकाया जा रहा है, जो रेबल्स हैं उनको तोप के आगे लटका के उनको उड़ाया जा रहा है। सो विजुअल्स ऑफ एग्जीक्यूशन सर्कुलेटेड, लाइक एक एग्जांपल है एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनस इन द पेशावर, पेशावर में ही तोप के आगे बांध के लोगों को उड़ाया गया, फांसी पर लटकाया गया। तो ये सारी चीज़ें एक तो इस चीज़ को दिखाती थी लंदन में जब पब्लिश हुई कि हमने बदला लिया है अपने लोगों का, और दूसरा जब इंडिया के लोग उस अखबार को पढ़ेंगे तो वो दोबारा ऐसी हरकत करने से डरे, ताकि ऐसी जो चीज़ें हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसी वो दोबारा ना हो। इसलिए भी ये जो ऐसी तस्वीरें थी वो पॉपुलराइज करी जा रही थी, वो दिखाई जा रही थी। दैट वॉज बेसिकली ओवरऑल द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव। अगर मैं नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो सबसे पहले जो रिवोल्ट था वो नेशनलिस्ट लोगों ने फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस के तौर पे लिया, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि अलग अलग तबके के लोग एक सोशल काउज के लिए जुड़े थे। वैसे इसको भी बहुत सारे लोग रिफ्यूट करते हैं, इस आर्गुमेंट को खंडित करते हैं, ये कहते हैं कि जितने भी लीडर्स थे उनके अपने अपने सेल्फ काउजर्स थे, कोई भी एक नेशनल काउज के लिए नहीं खड़ा हुआ था। तो इस रिवोल्ट में हम इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। मैंने यहाँ पे कहा कि जितने भी नेशनलिस्ट इस रिवोल्ट के बारे में कहते हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो रिवोल्ट है वो फर्स्ट वर्ड ऑफ इंडिपेंडेंस था हमारे लिए। फिर लीडर्स जो थे, चाहे नाना साहब की बात करें, खास करके रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात करें, कुंवर सिंह की बात करें, तो उन्हें एक हीरोइक फिगर के तौर पे दर्शाया गया है। बिहार में कुंवर सिंह को एक हीरोइक फिगर के तौर पे दिखाया गया, और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो कोई इंट्रोडक्शन उनका जायज़ नहीं है देना। द लेटर मूवीज बेस्ड ऑन द लीडर्स वेयर मेड। आगे चल के क्या होता है कि जितने भी लीडर्स थे उनके ऊपर मूवीज ही बनाएगी, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, कुंवर सिंह की बात करें, नाना साहब की बात करें, और जितने भी नेशनलिस्ट थे उन्होंने 1857 की क्रांति को एक इंस्पिरेशन के तौर पे लिया आगे के नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने में, कि हमें इंस्पिरेशन की तलाश 19वीं सेंचुरी में हमने देखा था ना उस चैप्टर में, मॉडर्न एम्पायर जब खो रहा था तो क्यों इसे इतना ग्लोरीफाई करा गया, क्योंकि जब हमें पता चला कि हमारे पास भी एक ऐसा एम्पायर था जो पैन इंडिया फैला हुआ था, जो बलोचिस्तान अफगानिस्तान के रीजन तक फैला हुआ था, तो लोगों को ये जान के बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बरतानिया के लोगों ने हमें बताया था, ब्रिटिशर्स ने बताया कि आपके पास कोई अपनी हिस्ट्री नहीं है, सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपकी बर्बाद चीज़ें हैं, बहुत ब्लीक, बहुत ज़्यादा आप एक बोरिंग जीवन आप लोगों ने जिया है, कुछ भी आपने इतने सालों में अचीव नहीं करा है। सो नेशनलिस्ट वर बेसिकली सीकिंग द इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन खोज रहे थे। और 1857 की क्रांति से बढ़ के क्या इंस्पिरेशन हो सकता था उनके पास, जब एक काउज के लिए एक काउज पर बात नहीं जाते, क्योंकि डिबेटेबल चीज़ है, अलग अलग काउजेज के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोग रिवोल्ट कर रहे थे, लेकिन एक ही अथॉरिटी के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, वो तो आपको मानना पड़ेगा। तो दैट इज बेसिकली हाउ द नेशनलिस्ट टू रिवोल्ट ऑफ 1857 एज एन इंस्पिरेशन। एंड फिर इस तरीके से जो उनका पोर्ट्रेयल है वो होता है, या पोर्ट्रेयल में दो कॉलम बना के लिखेंगे, जब भी पोर्ट्रेयल या रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो आप एक ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे और आप एक नेशनलिस्ट का रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। एंड अगर आपको हमारी आंसर राइटिंग सीरीज में इनरोल करना है तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक दे दी गई, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कैरियर से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो ये जो नंबर हमने दिया है 7319697299, उस पर कॉल करके आप पता लगा सकते हैं। तो इफ यू वांट टू अवेल द शॉर्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का लिंक डाल दिया गया है, क्विज को अटेम्प्ट करें एंड विद इन फ्यू आवर्स आपको जो शॉर्ट नोट्स है वो आपके ईमेल पे, ध्यान रखिएगा ईमेल पे हम लोग भेजते हैं, ईमेल पे भेज दी जाएगी। चेक द ईमेल अगर आपने पिछले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स के लिए अप्लाई किया है, एंड अगर आपको नहीं मिले हैं तो वो ईमेल पे ही होंगे आपके। अगर ईमेल पे भी नहीं मिलते हैं तो आप स्पैम फोल्डर में जाए, अगर नॉर्मल इनबॉक्स में नहीं मिलते तो स्पैम फोल्डर में जाए, वहाँ पे आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं जो भी हमने मेल के थ्रू आपको भेजे हैं वो मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, एंड इफ यू हैव नॉट वैक्सीनेटेड येट, टेक वैक्सीन, गेट वैक्सीनेटेड एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।